बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान ख़ान हूँ। एमरजेंसी लगाने की बात हो रही है पाकिस्तान में और बार बार ये बात की जा रही है। कुछ सियासतदान भी इसके बारे में बात करते हैं, कुछ सहाफ़ी जो हैं उनको पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आते हैं, ये डंडे चलने लगे हैं, ये होने लगा, वो होने लगा, एमरजेंसी लगने लगी है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या जमहूरियत में इसकी गुंजाइश है और क्या एमरजेंसी पाकिस्तान में लगाई जा सकती है? देखिए, इससे पहले जो आखिरी कोशिश हुई थी एमरजेंसी लगाने की, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे, स्याह और सफ़ेद के मालिक थे और उनके पास उस वक्त यूनिफॉर्म भी था। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी अनाउंस की थी 3 नवंबर 2007 को। लेकिन अच्छा, ये जो एमरजेंसी लगी थी ये नेशनल टेलीविज़न से इसको अनाउंस किया गया था और शाम के वक्त इस एमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया था। पाकिस्तान में जनाब एमरजेंसी लगा दी गई है और एक नया ऑर्डर जारी कर दिया गया था जिसके तहत तमाम जजेस ने पीसीओ का हलफ लिया था। इसको जो है वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2007 कहा जाता है कि पीसीओ, और पीसीओ के तहत जो है वो कुछ अहकामात थे और जजेस को कहा गया था कि इसके मुताबिक आप हलफ ले लें। लेकिन हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके खिलाफ एतजाज़ अहसन साहब ने उस वक्त एक दरख्वास्त डाल दी थी और उसमें कहा गया था कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, इसको रोका जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोकने के लिए अहकामात जारी कर दिए थे। एमरजेंसी एक्चुअली होती क्या है और ये लगती कैसे है? जितने भी सियासतदान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो सियासत कर रहे हैं और अहम जगहों पे मौजूद हैं, वो सारे पीसीओ के खिलाफ थे, पीसीओ जजेस के खिलाफ थे और एमरजेंसी के खिलाफ थे और मार्शल लॉ के खिलाफ थे। अब ये सारे लोग हुकूमत में हैं, तो क्या ये एमरजेंसी लगने देंगे? एमरजेंसी जो है वो लगाता तो सदर पाकिस्तान है। तो आसिफ अली जरदारी साहब तो एमरजेंसी के खिलाफ थे और आसिफ अली जरदारी साहब अब कैसे सदर पाकिस्तान के तौर पे एमरजेंसी लगाएंगे? हालात को देखते हुए सदर अगर ये फैसला कर ले कि एमरजेंसी नाफिज करनी है तो फिर जो पार्लियामेंट है वो 30 दिन के अंदर अंदर उसकी तौसीह करती है और वो ये कहती है जी बिल्कुल ठीक है, ये एमरजेंसी लगी, हम इसको मान लेते हैं। लेकिन क्या एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तीनों जमातें एक ही वक्त में जमहूरियत की दावेदार होने के बावजूद एमरजेंसी की हमायत करके अपना मुंह काला करेंगी? तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। और अगर एमरजेंसी लगा भी दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त कादी साहब अकलियत में है और कादी साहब किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस एमरजेंसी को वैलिडेट नहीं करवा पाएंगे। जजेस को अगर कहा गया कि वो एमरजेंसी के मुताबिक जो है वो अब अपनी राय को तब्दील करें, या जैसे पहले पीसीओ जजेस आ गए थे इस किस्म का कोई ऑर्डर जारी किया गया, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा जजेस के लिए और अदलिया के लिए कि वो किस तरफ जाकर खड़े होते हैं। वो वकला तहरीक जो अब तक नहीं चली, वो वकला तहरीक जिसको किसी ना किसी तरह लालच, ओहदे और बहुत सारी चीज़ों के जरिए से दबाया गया है, वो वकला तहरीक जो वकीलों को दबा के, पर्चे दे के, कुछ भी करके अभी तक कंट्रोल की हुई है, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर भी हो सकता है, वकीलों की वो तहरीक चल पड़ेगी अगर किसी वक्त भी इस मुल्क में एमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया तो। और दूसरी बात यह है कि एमरजेंसी और मार्शल लॉ की ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान में एक हुकूमत मौजूद है जो जाली फॉर्म 47 पर बनी है। पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं जो इस मामले के ऊपर इंसाफ देंगी। डर किस बात का है? मैं ये आपको इस वीलॉग में बताऊंगा कि सबको अपनी तबाही नज़र आ रही है, चाहे एमरजेंसी लगाने के ख्वाहिशमंदों को, चाहे मौजूदा जो हुकूमत है इसमें पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को, इन सबको अपनी तबाही नज़र आ रही है। और अपनी तबाही इनको कैसे नजर आ रही है? पब्लिक के अंदर इनकी बिल्कुल मकबूलियत नहीं है, अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। जिस तरह ये झूठे तरीके से इक्तदार में आए हैं और इक्तदार में आने के बाद जो इन्होंने अवाम की दुर्गत बनाई है, उसके बाद अवाम तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती है, तो अब वोट मांगने के लिए नहीं जा सकते, जो इनकी हालत हो गई है। ये वोट मांगने के लिए मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि अगले 1 साल के अंदर भी अगर इलेक्शन हो गया तो ये वोट मांगने के लिए पब्लिक में नहीं जा पाएंगे। इनके साथ वो करेगी पाकिस्तान की पब्लिक, और ये नजर आ रहा है जो इन्होंने पाकिस्तान के लोगों से बदला लिया है, जो पाकिस्तान के लोगों का इन्होंने हाल किया है। तो जितने भी लोग जिनकी ये ख्वाहिश है कि एमरजेंसी लगाई जाए, एमरजेंसी लगा नहीं पाएंगे। उसकी रीजन ये है कि अदलिया की एक तहरीक खड़ी हो जाएगी, सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाएगी और जो जजेस हैं वो इसके खिलाफ डट कर खड़े हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा और सबसे बढ़कर यह है कि अवाम ऐसे किसी भी फैसले की हमायत किसी सूरत कभी भी नहीं करेगी। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ गैर मकबूल थे, आज ये लोग उनसे ज्यादा गैर मकबूल हैं और अगर इन्होंने कोई गैर मकबूल फैसला किया तो जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ था उससे दुगना इनके साथ होगा। इन्हें डर क्यों लग रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले 2 खबरें ले लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने
एक पटिशन दायर की थी, रिव्यू पटिशन, कि जनाब ये जो फैसला दिया गया है हम इसके रिव्यू में जा रहे हैं, जनाब इसको स्टे दिया जाए इस फैसले के ऊपर, मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, क्योंकि हमें तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, हमने तो आइन में तब्दीली करनी है और आइन में तरमीम करने के बाद हमने काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी है 3 साल की 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद। तो मामला ये है कि वैसे तो अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी बात हुई थी काजी फायद ईसा साहब से और उन्होंने दिलचस्पी जाहिर नहीं की एक्सटेंशन लेने में, लेकिन काजी साहब ने कभी इसको डिनाई नहीं किया। नॉर्मली वो चीज़ों को सामने आकर डिनाई कर देते हैं। दूसरा, ये बात आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने खुद की थी और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की थी एक्सटेंशंस की, और PMLN के मुख्तलिफ लोग अक्सर ये कहते रहे हैं और सहाफ़ी इसको रिपोर्ट करते रहे हैं कि एक्चुअली ये मामला 2/3 अक्सरियत वाला या मखसूस नशिस्तों वाला कादी साहब की एक्सटेंशन के साथ जाकर जुड़ा है और कादी साहब को इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, ये मुतालबा भी करते रहे हैं। अब मखसूस नशिस्तें जब से इनसे छिनी है तो इनका सबसे बड़ा ख्वाब टूट गया है। इन सारी चीज़ों को आपने जोड़ कर देखना है। देखें, अगर काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहते तो PMLN के पास ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा कि वो जाली फॉर्म 47 के ऊपर लंबे अरसे तक इक़्तिदार में बैठे रहें, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऊपर इंसाफ देने वाले आ जाएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जजेस को अलाउ करेंगे कि कोई स्टे नहीं है, आप ट्रिब्यूनल्स के अंदर बैठकर इंसाफ के साथ फैसले करें, तो फिर जजेस क्या करेंगे? जजेस फॉर्म 47 वालों को फारिग करेंगे और जिनके पास असली वोट पड़े हुए फॉर्म 45 है वो आकर असेंबली में बैठना शुरू हो जाएंगे और थोड़े ही अरसे के अंदर जो है वो PMLN की जो है हुकूमत की मेजॉरिटी वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त एक माइनॉरिटी में है, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी जमात है कौमी असेंबली में, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे उनकी मेजॉरिटी बनेगी और वो आज़ाद तरीके से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई तो इनका तो सारा खेल खत्म। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में नया इलेक्शन अनाउंस कर सकती है असेंबलियां तहलील करने के बाद, सदर के बाद किसी चीज़ का चांस ही नहीं होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेम में पूरी तरह वापस आ जाएगी और वो कुछ कर सकती है जिसका इनको अंदाजा भी नहीं है। तो इससे ये सारे लोग डरे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें पता है जी अक्टूबर में क्या होना है, हमें आइडिया है जी अक्टूबर के अंदर हमारा जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको मुतनाज़ कर दिया जाएगा। तो मैं ख्वाजा साहब को बताता हूँ, ख्वाजा साहब ये अक्टूबर में नहीं होना, ये होते होते नवंबर और दिसंबर आ जाएगा, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपना काम शुरू करेंगे उस वक्त आज़ादी के साथ जिस वक्त ये स्टे खत्म हो जाएगी, जिस वक्त ये जो दबाव है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ये खत्म हो जाएगा, जब ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी से अपना काम करने की इजाज़त मिल जाएगी और फिर अदालतों के अंदर केसेस लगेंगे और फिर उनके नतीजे में सीटें तब्दील होंगी। यानी आपने सीट छीनी हुई है रेहाना डार साहिबा की, इलेक्शन तो आप हार रहे थे, बड़े मार्जिन से हार रहे थे, रेहाना डार साहिबा जीत रही थी, लेकिन आप जाली फॉर्म 47 के ऊपर आ गए। अब जब आपका मामला जाएगा अदालत में, आपके पास असली फॉर्म 45 है ही नहीं, वो उनके पास है, डार फैमिली के पास, वो लाएंगे, इलेक्शन कमीशन लाएगा, बाकी जमातें लाएंगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसको देखेगा और फैसला आपके खिलाफ कर देगा। ख्वाजा साहब आप डी सीट हो जाएंगे और रेहाना डार साहिबा को सीट मिल जाएगी और वो जाकर कौमी असेंबली में बैठ जाएंगी। ये होगा और ये आपके साथ नहीं, ये और बहुत सारे लोगों के साथ होगा। तो इसका खौफ इनको अभी से पैदा हो गया है कि अगर बचना है तो काजी फायद ईसा साहब को इनके टन्योर को प्रलॉन्ग करना होगा, लंबा लेकर चलना होगा। लेकिन क्या ये कर सकते हैं? अब इस अमल के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं, इमरजेंसी की बातें भी सुनाई जा रही हैं, मार्शल लॉस की बातें भी कुछ लोग बिला वजह सुना रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इदारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई तजर्बा करने वाले हैं। ये तो डिक्टेटर ने काम किया था, परवेज मुशर्रफ ने, और अभी तो मुल्क में ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और आसिफ अली जरदारी साहब अपने पाँव पर मेरे ख्याल में कुल्हाड़ा नहीं मारेंगे और चीज़ों को इंसाफ के साथ चलने देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध में हुकूमत है, बस वो खुद सदर पाकिस्तान है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है PMLN के लिए इतनी बड़ी मुसीबत अपने गले में ले लें? सेनेट का चेयरमैन उनका है, सदर उनका है, सिंध में हुकूमत उनकी है और वो वहाँ सिक्योर है, तो उनको क्या ज़रूरत है कि PMLN के लिए इतना बड़ा अपने ऊपर दाग लगवा लें, अपना मुँह काला कर लें ये करके कि जी हमने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी है और अपना नाम उन लोगों में लिख लें। हालांकि इससे पहले जरदारी साहब एक दफ़ा एक सूबे में गवर्नर रूल लगा चुके हैं, गवर्नर राज एक दफ़ा लगा चुके हैं, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गया था, बाद में मामला जो है वो रिजॉल्व हो गया था। बहरहाल ये अब जो नज़रसानी की अपील PMLN ने दायर की थी ना, इनकी सारी उम्मीदें उसके साथ बंधी हुई थी। इन्हें लगा कि जैसे ही नज़रसानी अपील आएगी इस पर स्टे हो जाएगा और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद रुक जाएगा, और इसी उम्मीद के ऊपर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो एक दिन और आगे कर दिया। यानी आज फिर इजलास चलेगा, वो अमल दरामद के हवाले से इजलास कर रहे हैं, अमल दरामद नहीं कर रहे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने पहले भी कहा था कि अमल दरामद करना है फैसले पे, सोचना नहीं है, ज़हन पे जोर नहीं डालना, क्योंकि पहले भी उन्होंने गलत फैसला किया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूलिंग दी है। 8 जजेस ने फैसला दिया है, तो अब उन्होंने अपने ज़हन पे जोर दिए बगैर जो लिख कर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है उन्होंने, और उन्हें ये करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। लेकिन आज का दिन उन्होंने इसलिए देखा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाहिद ईसा साहब की दाल गल जाए, और हो ये कि एक दफ़ा ये रिव्यू में चला जाए मामला, और हम कहेंगे अब क्योंकि रिव्यू में है तो इसको भी पेंड कर देते हैं, इसको भी रोक देते हैं, तो जब फैसला आएगा तो तब देखेंगे। अब उधर भी जो है ना वो एक बड़ा अजीबोगरीब काम हो गया। काजी फाहिद ईसा साहब चले गए अकलियत में, उनके पास अब अक्सरियत है नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो 3 जजेस की एक कमेटी, और ये कानून भी बनाया हुआ इस हुकूमत का है, यानी इन्होंने जस्टिस बंदयाल साहब को बांधने के लिए एक ऐसा कानून बनाया था जिस कानून के तहत इन्होंने ये तय कर लिया था कि 3 जजेस मिलकर, उनकी कमेटी मिलकर फैसला करेगी, जो अहम मामलात हैं केसेस के, उनके ऊपर 3 जजेस की कमेटी बैठ के फैसला किया करेगी। चीफ जस्टिस से इख्तियार वापस ले लिया था। तो अब काजी फाहिद ईसा साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ये तीनों जज साहबान बैठे। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जो रिपोर्ट किया, मैं कोर्ट टू कोर्ट आपको बता देता हूं। उनका यह कहना है कि काजी फाहिद ईसा साहब ने कहा जी रिव्यू में डालें, और इसको रिव्यू में डाल दे। जो फैसला हमने दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से PMLN की दरखास्त के ऊपर, इसको रिव्यू में डाल दें। लेकिन बाकी दोनों जजेस ने इसकी मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि इसको तब तक रिव्यू में नहीं डालेंगे जब तक कि तफसीली फैसला जारी नहीं हो जाता, और तफसीली फैसला आने में तो बहुत टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि जजेस 2 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं। अगर जजेस 2 और काजी साहब के पास रह गए हैं बाकी सिर्फ टोटल 100 दिन, यानी आज जो है वो 99 डेज रह गए हैं, 99 दिन। 99 दिन में से 60 दिन तो आप ये कर दें अलग, 60-65 दिन ये निकल गए, उसके बाद जनाब छुट्टियां निकल गई, तो कादी साहब के चांसेस कम होते चले जा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इमरजेंसी की धमकियां लगाई जा रही हैं कि डंडा चलेगा, ये होगा, वो होगा। और सहाफ़ियों को शर्म भी नहीं आती, वो आकर इदारों के बिहाफ के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में इदारे बदनाम हो रहे हैं। इदारों को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि भाई धमकियां किस बात की तुम जाकर लगा देते हो हमारे नाम ले लेकर, कि अब ये हो जाएगा, अब वो कर देंगे, अब इसको मारेंगे, अब उसको मारेंगे, अब बंदे पकड़ेंगे, बंदे अंदर करेंगे, कानून को नहीं देखेंगे, आइन को नहीं देखेंगे। ये धमकियां और खुश हो के लगा रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है, इनको शर्म भी नहीं आती। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।